साथियों प्रणाम, जय परशुराम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों का स्वागत है। आज पहली बार अपने इस नए पेज के माध्यम से आप सबों के बीच में लाइव हूं। चूंकि कारण हमने बताया था, कल ही इस पेज का फॉर्मेशन हुआ और हमने बताया था कि लगातार बड़ी पार्टियों के आईटी टीम्स के द्वारा उनके सोशल मीडिया पर जो पेड वर्कर हैं उनके द्वारा लगातार सुनियोजित तरीके से हमारे फेसबुक पेज को और आईडी को टारगेट किया गया। और आप देख रहे होंगे पिछले करीब 1 महीने से अधिक दिनों से हमारा पेज डाउन है और हम लोग कोई भी उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं तो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए हमने विचार किया कि चूँकि आप सबों के बीच में, आप सबों के साथ बने रहना है और बने रहने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा माध्यम नहीं है। चूँकि हम लोग भाई वो अकूत संपत्ति बीजेपी और आरएसएस और राजद वालों, कांग्रेस वालों जैसी नहीं है कि गांव-गांव तक बैनर पोस्टर के माध्यम से आप सबों तक अपने संदेश को पहुंचाएं, मीडिया चैनल्स को खरीदें। सीमित संसाधन में आप सबों के बीच हम लोगों को रहना है, आप सबों से जुड़कर रहना है। तो आइए, एक बार निवेदन करूंगा कि चूंकि ये नया पेज है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लेकर आज मैं आप सबों के बीच में लाइव हूं और कई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कई बातों पर चर्चा करनी है आप सबों से। आप देख रहे होंगे आज पूरा दिन नेशनल मीडिया का एक कवरेज रहा है, आपके जानकारी में भी हो। महाराष्ट्र की जो घटना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो पालघर में जो घटना घटी, मॉब लिंचिंग में 2 साधु और 1 ड्राइवर की हत्या कर दी गई। भीड़ इतनी बेकाबू कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा उन्हें। कुछ मीडिया चैनल्स तो इस हिसाब से बता रहे हैं कि अपनी जान बचाने के लिए भीड़ के हवाले उन साधुओं को और ड्राइवर को कर दिया प्रशासनिक अधिकारियों ने। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और जो रोहित वेमुला जैसे लोग के फांसी लगा लेने पर छाती पीटते नजर आते थे, रांची के मॉब लिंचिंग पर जो छाती पीटते नजर आ रहे थे, वो आज चुप हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी एक ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जब आपके भीतर इंसानियत है तो चाहे राम मरे या रहीम मरे, चाहे नवाजुद्दीन मरे या सुरेश मरे, इंसानियत अगर आपके भीतर थी तो आपको दोनों के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। तो जिनकी आत्माएं मर गई हैं, जिनके भीतर इंसानियत मर गई है, केवल राजनीति करना जानते हैं और राजनीति से संबंधित बातों को ही उठाना जानते हैं, उनके लिए मैं आप सबों के माध्यम से एक संदेश छोड़ना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इस संदेश को उन तक पहुंचाएं। आप समझ लें मैं किन की बात कर रहा हूं। आइए, आज पहली बार आप देख रहे होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप सबों के बीच में लाइव हूं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैं इस पर चर्चा करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल पिछले 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार
हमारे ऊपर, संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर हमला किए जा रहे हैं। चूंकि हमला सोशल मीडिया पर हो रहा है, इसलिए मैं लाइव आकर इस बात को आप सबों के बीच में रख रहा हूं। क्योंकि जो हमला करने वाले हैं वो जमीन नहीं देखे, आज तक जमीन पे हमला नहीं करते, वो सोशल मीडिया पर करते हैं। और वो बरसाती मेंढक है, जब जब बारिश होती है तब तब मेंढक टटर आते हैं। ये उनका प्रकृति का प्रभाव है, स्वरूप। जैसे एक कुश्ती में, अखाड़ा में पहलवान को किसी पहलवान के द्वारा बढ़िया से पटक के जब मरम्मत कर दिया जाता है तो उसके शरीर में या उसके जोड़ों के हड्डियों में जो दर्द होता है, तो जब जब पुरवैया बहता है तब तब दर्द होता है। तो ये विरोध कोई आज का नहीं है, ये कोई नया नहीं है। हम लोग तो सुन सुन के थक गए। और जिस दिन हमारे जहन में यह ख्याल आया था ना कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन नामक एक संगठन भी बनाएंगे, इस समाज का संगठन बनाएंगे और समाज के लोगों को संगठित करेंगे, हमने उसी दिन यह तय कर लिया था कि हमें विरोध तो झेलना पड़ेगा, और विरोध किसी बाहरी का नहीं झेलना पड़ेगा। विरोध करने के लिए हमारे अपने ही काफी हैं। और इसीलिए लड़ाई, मैं बार बार कहता हूं कि लड़ाई हम लोगों की इतनी आसान नहीं है साथियों, जितनी आप सोच रहे हैं। लड़ाई अगर बाहर वालों से होती है ना, तो आपके भीतर न मोह होता है, न माया होता है, न कोई भ्रम होता है। वहां क्लियर होता है कि मेरा दुश्मन कौन है और हमें करना क्या है। लेकिन यहां लड़ाई घर वालों से, यहां लड़ाई अपनों से। अपनों से लड़ना बड़ा कठिन होता है। और लड़ाई कोई खेत का हिस्से का बंटवारा नहीं है। लड़ाई अहम का है, लड़ाई मैं का है। मैं, आप क्यों, मैं क्यों नहीं, ये लड़ाई इसकी है। क्योंकि हमने एक दिन में वादा किया था कि आज आप सवाल करेंगे, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं आपके सवालों को पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि हमारे साथी सामने से लाइव कर रहे हैं। हमने इनसे कहा था कि आप आखिर में सवाल करेंगे, जिन साथियों का भी सवाल होगा, और मैं प्रयास करूंगा कि उनका जवाब मैं दे सकूं, प्रत्युत्तर दे सकूं, उनको संतुष्ट कर सकूं। कई साथियों का अभी लगातार मैसेज और कॉल 2-3 दिनों से आ रहा है, भैया हमने ये सुना, भैया हमने वो सुना। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में हम स्वीकार नहीं सकते। चूंकि हमने जिस डिपार्टमेंट में 8 वर्ष अपना बहुमूल्य समय दिया है, वहां केवल सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अनुशासन ही सिखाया जाता है। और आक्षेप जो लगाए जा रहे हैं, श्रद्धेय स्वर्गीय मुखिया जी को लेकर, मुखिया जी का अपमान कोई करे और मैं उसे बर्दाश्त कर लूं, ये संभव नहीं है आशुतोष के लिए। यह आशुतोष के लिए संभव नहीं है। और जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, आप साबित कीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी, चाहे वो हमारे परिवार से रहें या परिवार के बाहर के रहें, संगठन के कोई पदाधिकारी हो। वो जिस भी पद पर संगठन में होंगे, उन्हें एक तय समय सीमा के लिए संगठन में तमाम पदों से पदमुक्त किया जाएगा। क्योंकि मैं यह बात
या स्पष्टीकरण इसलिए दे रहा हूं चूंकि हमारे लेकर, अगर मेरे ऊपर मेरे लेकर भी कई बार मेरे नाम से भी फर्जी आईडी और मेरे नाम से भी कई ऑडियो वायरल किए गए, लेकिन मैं अभ्यस्त हो चुका हूं। मेरा दुष्प्रचार तो लगातार लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं उन बातों का जवाब नहीं देता। लेकिन चूंकि यहां सवाल हमारे परिवार से था, सवाल हमारे संगठन के पदाधिकारी से था, तो यहां जवाब देना बनता है। नहीं जवाब देने का मतलब है कि हम, अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसे संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा नहीं। साबित होने दीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई दिखेगी। एक फौजी का वादा है। दूसरी बात, बहुत ऐसे साथी होते हैं जो इस तरह के की बातों से घबराते हैं। घबराने की जरूरत नहीं। आप जब तक यह एहसास लोगों को कराते रहेंगे कि आप जिंदा हैं, तब तक आपको विरोध सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप विरोधियों को यह एहसास कराना बंद कर दीजिए कि आप जिंदा है। देखिए, कल से ही आपका विरोध होना बंद हो जाएगा। तो आपको यह तय करना है कि आप मुर्दों की गिनती में आना चाहते हैं या जिंदा की गिनती में आना चाहते हैं। और जिंदा अगर रहेंगे तो ये विरोध सहना पड़ेगा, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। और विरोध का मतलब कि आप हर किसी से लड़ते और झगड़ते नहीं चलेंगे। उसका भी एक अपना स्तर होता है। जो आपको स्वच्छ डिबेट में आपसे सवाल करे, उसके सवालों का आप जवाब दीजिए। आज जो स्वच्छ डिबेट करने के लायक जो लोग हैं और जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से साथी अभी सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संगठन के वो राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें जरूर आज लाइव के माध्यम से हमें सुन रहे होंगे कि जब दिल्ली में जिस हिसाब की बात की जाती है, संगठन के 2 दर्जन राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के सामने ये सारा हिसाब रखा गया था। बिहार से 1 दर्जन पदाधिकारी दिल्ली गए थे, और ये जो श्रीमान आज आरोप लगा रहे हैं, ये दिल्ली में रहकर उस मीटिंग में नहीं आए थे, जबकि बुलाया गया था। 5 बार कॉल गया था। 2 दिनों के बाद, मीटिंग के 2 दिनों के बाद कहते हैं कि हमें अलग से हिसाब देखना है और मेरा कुछ सवाल है आपसे। हमने कहा कि हम आपके यहाँ आ जाएं या आप हमारे यहाँ आएंगे? बोले नहीं, मृणाल भैया के घर पे चलेंगे। राष्ट्रीय संरक्षक माननीय मृणाल भैया के कार्यालय पर हम लोग गए। 10 से 12 संगठन के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां मौजूद थे और प्रदेश के भी थे। श्रीमान जी अपने मोबाइल में 11 सवाल लिख कर लाए थे, और तमाम वरीय पदाधिकारियों की अनुमति से व्यक्तिगत रूप से मैंने उनके 11 सवालों का जवाब दिया। उसके बाद वो निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई अगला सवाल नहीं रहा। हमने यह भी पूछा कि आगे भी कोई सवाल है तो कीजिए। कहा नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। 32 दांत खिसोड़ दिए, गला मिल लिए, फोटो खिंचाए। तो जब 1 दर्जन पदाधिकारियों के सामने 11 सवाल का जवाब हम दे सकते थे, तो 1 सवाल और कर लेते, 2-4 और कर लेते। हिसाब नहीं देख पाए थे और देख लेते, 1 घंटा और रुक जाते हैं। ये फेसबुक पर लाइव आकर आप हिसाब किससे मांगते हैं? मार्क जुकरबर्ग आपको हिसाब देंगे क्या? ले लीजिए हिसाब मार्क जुकरबर्ग से। ये देखिए, 1 मार्च 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का ये ऑडिट रिपोर्ट है। ये 54 पेज का ऑडिट रिपोर्ट नहीं, बैलेंस शीट है और बैंक स्टेटमेंट है।
ये सारा हिसाब वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट अभी डाउन है, आपको पता है, उसमें काम चल रहा है। अगले हफ्ते तक वेबसाइट का काम क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सारा हिसाब उस पर अपलोड मिलेगा आपको। फिलहाल ये 54 पेज आपको यहाँ सोशल मीडिया पर दिखाना संभव नहीं है। एक मोटा मोटी हिसाब के मुताबिक, क्योंकि भैया इसे पेपर में तो छपवाया नहीं जा सकता। इस हिसाब को, जो हिसाब आप मांगते हैं, सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए हिसाब मांगने वाले। वो लोग मांगे तब तो ठीक है, और जिसके पास आज खुद का हिसाब बचा हुआ है, जो खुद ही हिसाब नहीं संगठन को दिया, वो हिसाब मांगता। संगठन का हिसाब आपके पास है, आप जब तक नहीं देंगे संगठन सार्वजनिक कैसे करेगा? आप जो पैसे लेकर गए उसका हिसाब आपने दिया। एक जो मोटा मोटी हिसाब आपको बताता हूं, रसीद के माध्यम से और अकाउंट के माध्यम से पिछले 1 मार्च यानी कि गांधी मैदान, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, सारे कार्यक्रम से पहले 30 अगस्त को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम था और 7 नवंबर को गांधी मैदान में था। तो 1 मार्च 2018 से लेकर और 31 मार्च 2019 तक में अकाउंट और रसीद के माध्यम से यानी कैश के माध्यम से 14,82,464 रुपए टोटल आए। कितने आए? 14,82,464 रुपए। कहां से आए, ये सारा स्टेटमेंट इसमें है। यहां मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। कई ऐसे भी लोग हैं जो 1000 रुपया 500 रुपया ही सहयोग किए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा नाम सार्वजनिक नहीं। अब वेबसाइट पर देखिए टोटल खर्च कितना हुआ। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और इस गांधी मैदान कार्यक्रम में कुल मिलाकर खर्च हुए 22,37,043 अब तक जो हिसाब बनाकर रखा गया है। तो ये जो बीच का अंतर है 14 का, इसका हिसाब कौन देगा? आप संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, आप संगठन के कभी प्रधान महासचिव भी रहे। बेशक डर से आप इस्तीफा दे दिए 1 रात पहले कि हम लाठी नहीं खाएंगे, हम अपने ऊपर केस नहीं लेंगे। आप आरोप लगाते हैं कि युवाओं को भटकाया जा रहा है। बिहार में 70% आबादी तो युवाओं की है। आज ना हम भटका रहे हैं आपके हिसाब से। जेपी तो उसी छात्र और युवा के बदौलत पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर दिए थे, इंदिरा जैसे को नाको दम कर दिए थे, और आप कहते हैं हम युवाओं को भड़का रहे। जो हम आंदोलन कर रहे हैं इसमें मेरे पिताजी अब फॉर्म भरेंगे क्या? मेरे पिताजी कहीं कॉलेज में एडमिशन लेंगे क्या? वो कहीं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे क्या? जिसके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, जिसको फायदा दिख रहा है, वो इसमें आ रहा है। आप मेरे साथ रहें। आप कहिए कि हमने किसी को कहा हो कि तुम मेरी जयकारा लगाओ, हमने किसी को कहा है तुम मेरे साथ सेल्फी लो, हमने किसी को कहा है कि तुम इस कार्यक्रम में आओ ही, हमने किसी को कहा है कि आपको ये करना ही है। स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं और आप चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते, हम भी नहीं रोक सकते। मेरा कोई भी एक स्पीच उठाकर आप बता दो, कोई भी संबोधन जिसमें हमने युवा को मिसगाइड किया हो, जहां तक बन पाता है, जितना बन पाता है। और आप समाज लेकर चलने की बात करते हैं, आप समाज को जोड़ने की बात करते हैं, जो अपने घर को नहीं जोड़ पाए। एक इंसान के जीवन में 3 ऐसे महत्वपूर्ण समय आते हैं जब उसके सारे रिश्तेदार उसमें भाग लेते हैं। पहला जब उसका जन्म होता है, दूसरा जब उसकी शादी होती है, और तीसरा जब उसकी मृत्यु होती है। तो जन्म तो आपने ले लिया,
उस समय किसको बुलाना है और नहीं बुलाना है ये आपके बस की बात नहीं थी। और आपके मरने के बाद भी कौन आएगा नहीं आएगा ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन आपकी शादी में कौन आएगा और नहीं आएगा इसकी जिम्मेवारी तो आपकी थी, क्योंकि आप बालिग होने के बाद, नौकरी करने के बाद शादी कर रहे थे। संगठन के 50 से अधिक पदाधिकारी आपके शादी में भाग लिए थे। कोई एक पदाधिकारी बता दे या कोई एक फोटो भी आप शेयर कर दीजिए कि आपकी शादी में आपके माँ और पिताजी भाग लिए थे। इसी गया से 70 किलोमीटर की दूरी पर रहकर, घर में, गांव में रहकर आपके माँ पिताजी आपके शादी में भाग नहीं लेते, आप घर के बड़ा बेटा हैं, इससे ज्यादा तो और क्या प्रमाण चाहिए आपके लिए? आप किसके हो सकते हैं? जो माँ बाप का नहीं हुआ आशुतोष का होगा, वो भूमिहार समाज का होगा। दूसरे को ज्ञान देने चले हैं। हिसाब चाहिए आपको। हिसाब के लिए तो बुलाया जाता है, आप आते नहीं। आपको तो फेसबुक पर हिसाब चाहिए, तो फेसबुक पर हिसाब वही देंगे जिस ग्रुप में आपको अप्रूवल मिलता है। इसलिए ये जो सोशल मीडिया पे आप लोग जो करते हैं ना नौटंकी, आप कुछ नहीं कर रहे, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम दृढ़ निश्चयी हैं। अरे बिगड़ता उसका है जिसका कुछ बना रहता है, हमारा बनने को क्या है? कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बिगड़ चुका है पहले। अब क्या बिगड़ेगा? अब जो बिगड़ना था बिगड़ गया। 3 वर्षों तक लगातार आप भी आंदोलन में भाग लिए। आंदोलनकारी के शरीर पर एक डंडे का दाग नहीं होगा, आंदोलनकारी के ऊपर एक मच्छर मारने का भी धारा नहीं लगेगा, वो आंदोलनकारी होगा। है आज तक इतिहास में आपके शरीर पर एक छड़ी का दाग, पुलिस का लाठी का, कहीं कोई प्रोटेस्ट का, एक आध को FIR, किसी को सड़क जाम करने का भी? आंदोलनकारी बनने चले लाइव आके, फेसबुक आके, खाली फेसबुक पर आंदोलन हो जाएगा। JP के टाइम में फेसबुक था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी फेसबुक चलाते थे। श्री बाबू फेसबुक से मुख्यमंत्री बन गए थे। तो फेसबुक पर आपके चिचियाने से क्या होगा? ये बुद्धिजीवी समाज। कल तक बढ़िया लग रहा था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 3 घंटा तक लगातार मंच संचालन करने में। आप ही ने इंसान है जिसको 20 बार फोन करवाए थे कि सारे पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय को 2-2 मिनट का समय दे दीजिए श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बोलने का। 3 घंटा तक लगातार माइक लेकर आप भागते रहे, चूंकि हम वहां नहीं थे। आपने किसी को मौका नहीं दिया 1 मिनट बोलने का। गांधी मैदान मंच पर आते हैं, जब आपको खाली सोफा नहीं दिखता है तो कहते हैं कि हम किसी को उठा देंगे, हमारे लिए सोफा खाली करवाइए। संगठन के पैसे से अपना सिंगल फोटो लगाकर आप 1000 बैनर बनवाते हैं रात में चुपके से। 12 बजे रात से 3 बजे भोर तक लगाते हैं बैनर, लग नहीं पाता है तो 500 बैनर बंडल लपेटा हुआ मिलता है 8 तारीख को सुबह संगठन के श्री कृष्ण गांधी मैदान कार्यक्रम के मंच के पीछे। आज भी राहुल जी के यहाँ रखा हुआ है पटना में, आपका 500 बैनर लपेट कर। उस संगठन के पैसा का था, आप सीप से कमा के नहीं लाए थे, उसका हिसाब है आज भी हमारे पास। हिसाब है आज भी। 3 लाख रुपया लेकर गए थे आप ही, कृष्ण मोहन राय और हिमांशु राय से, किसी वकील को देने के लिए आप ही ने गए थे और आप ही बात भी करके आए थे तिहाड़ के समय में। वो पैसा वकील को गया कि कहाँ गया, इसका हिसाब कौन जानता है? वकील तो कहता है कि हमें पैसा नहीं मिला। हमें तो आज तक ये सब बातें कहीं नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हमारी मजबूरी हो गई। अरे यार जलते क्यों हो यार? जलना नहीं चाहिए। बसंत के मौसम में पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो क्या इसमें बसंत का दोष है? दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो इसमें सूरज का दोष है। चातक के मुंह में पानी का बूंद नहीं बरसता, तो इसमें मेघ का दोष है, आपके नजरों का दोष। सुधार कीजिए दोस्त, सुधार कीजिए।
और कई बातें हैं जिसको लेकर कहने को बहुत कुछ है आपके बारे में। विशेष हम आपकी बहादुरी के चर्चे करने के लिए मेरे पास बहुत सबूत है, बहुत सबूत, सैकड़ों सबूत हैं आपके बहादुरी के। बक्सर से कार्यक्रम करके एक ही गाड़ी से हम लोग लौट रहे थे जब महिसौर जाना था। पटना में जैसे ही गाड़ी में फ़ोन आता है कि आपकी गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है आशुतोष जी, डीएम का फ़ोन आया है, रामविलास पासवान का दबाव है, तो आपने बड़ा अजीब सा चेहरा बना के कहा भैया हमको भी चलना पड़ेगा। हमने कहा नहीं नहीं जाइए आप घर, क्यों आपकी शादी हुई थी, घर वालों को आपकी चिंता होती, हम बन ढूंढते क्या, हमारा बाल बच्चा नहीं था, निसंतान थे हम, ये हमको डर नहीं लगता। यह हमारा रिश्तेदार है, वहाँ का रिश्तेदार था, वहाँ का जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी। साथ में गाड़ी में रहने के बाद 2 दिन से आप साथ में थे, आपको पता चला कि मैसूर जाना है, पटना से आप गए आगे, मैसूर नहीं गए। आप पदाधिकारी थे, रात को 10 बजे आप इस्तीफा देते हैं दिल्ली में। हिमांशु राय जी और हम, खाना निकला हुआ, चूंकि कल ही पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री के आवास तक पैदल मार्च था, बेलागंज में जो माताओं बहनों पर अत्याचार हुई थी उसके विरोध में। आप रात में 10 बजे इस्तीफा देते हैं, हम खाना छोड़कर गाड़ी पर बैठते हैं और गुड़गांव से द्वारका पहुंचते हैं हम और हिमांशु जी। आपने मोबाइल बंद कर लिया, आपके सोसाइटी के गार्ड को 500 रुपया देकर घर घर खुजवाए हैं, तब आप मिले। आप पसीना पसीना होकर आए, जैसे गेट पर हमको खड़े देखे। हमने पूछा क्या बात है, तो आपने कहा भैया माफ़ कर दीजिए, जहाँ बोलिए हम वीडियो बना देते हैं, ससुराल से बहुत दबाव है, घर में महाभारत हो रहा है। हमने फिर भी कहा कि आप अच्छे से कह देते, आप इस्तीफा देते, इस तरह से तो नहीं, अभी आपके साथ लाइव आ जाते हैं, वीडियो बनाए। आपने आनंद फानन में वीडियो बनाया मेरे साथ, तुरंत पोस्ट भी हुआ। आपके बहादुरी के किस्से तो बहुत हैं मेरे पास कहने। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम बुजदिल हैं, हम केवल सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ज्ञान बांट सकते हैं, आपके साथ संघर्ष में हम खड़े नहीं हो सकते। आपको पता है जिस दिन चंदन गोरे के साथ जो घटना घटी थी लखीसराय में, उस दिन हम लोग पटना जीआरपी में बेल ले रहे थे, कोर्ट में खड़े होकर। 5-5 हजार रुपये एक एक व्यक्ति फाइन भरा है हमने, पुष्कर नारायण जी ने, संजीव नयन जी ने और गोविंद भाई। मुजफ्फरपुर वाली घटना को लेकर जो रेल और रोड जाम हुआ था, उस दिन हम खुद बेल लेने के लिए खड़े थे, और आपने उतना बड़ा मुसीबत खड़ा करवा दिया, हमें तक जानकारी नहीं दी। और आप हमारे युवा अध्यक्ष को भड़काकर चप्पल चलवा देते हैं, उसकी हत्या हो जाती तो आप पर आरोप नहीं आता। वो लड़का कल खुद लाइव आकर बोला है कि हमें किसने भड़काया है, वो आरोप मेरे ऊपर आता, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता था। सीधा आरोप उसके माँ पिताजी लगाते, उसके घर वाले लगाते चंदन गोरे के, कि ये युवा अध्यक्ष हैं और आशुतोष जी के कहने पर मेरा बेटा ऐसा किया और भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। जबकि ये सच्चाई है कि हम जानते भी नहीं थे। जब जानकारी मिली, हमने सीधा लखीसराय एसपी साहब से बात किया, हमने सीधा डीजीपी साहब से बात किया। तो आप जिस विचारधारा की तरफ हमको मोड़ना चाहते थे, चूंकि आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने विचार से समझौता कर लेते हैं, और हम हैं सीधा सोचने वाला इंसान, फौजी हैं जो ठान लिए वो करके रहेंगे। तो हम परिस्थितियों के हिसाब से अपने मूल्यों से हम समझौता नहीं करते, अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि जब तक हम अपनी विचारधारा को मजबूत नहीं रखेंगे, हम लड़ाई नहीं जीत सकते। आप कहते हैं वामपंथी विचारधारा की तरफ मुड़े, आप तो विचारधारा से समझौता कर लिए, आप तो कर लिए। आप तो इस क्षेत्र में पैदा हुए थे इसका विरोध को लेकर, और आज आप परिस्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि समाज एक नहीं होगा, तो वामपंथियों का साथ दे दें, उस देशद्रोही का साथ दे दें, तो ये संभव नहीं। विचारधारा समझौता आप कर लीजिए, ये मेरे खून में नहीं, हम नहीं कर सकते।
हम पुर्जा पुर्जा कट मरेंगे, लेकिन अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। लिख लीजिए। सांसद और विधायक बनना, राजनीति करना, आपको हमने बहुत पहले बताया था और आज भी कह रहा हूं। आज अगर आशुतोष चाहेगा तो सब कुछ त्याग देगा और कल उसे राजद से, कांग्रेस से, जदयू से, भाजपा से टिकट मिलेगी, दौड़ कर ऑफर करेगा और करता है। बनना नहीं मुझे विधायक। एक विधायक बन के कितनी प्रतिष्ठा पालूंगा मैं अपने विधानसभा भर में। आज 243 विधानसभा में एक विधायक से ज्यादा मेरी प्रतिष्ठा है, उससे ज्यादा सम्मान मिलता है। सबसे ज्यादा हमें जहानाबाद लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए किसने उकसाया था? कौन मेरे साथ घुमा? 40-50 गांव आप ही तो थे। उस समय आपको राजनीति अच्छा लग रहा था और अब आपको लगता है कि राजनीति कर रहे हैं। तो सुन लीजिए श्रीमान, आपके जैसे लोग लाठी खाने तो आएंगे नहीं। तो आप चाहते हैं कि सब दिन आशुतोष जैसा लोग सड़क पे लाठी खाता रहे। हम समाज के लिए लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके जैसे समाज के गद्दारों का कभी गोली का भी शिकार बन सकते हैं। जब तक ताकत में नहीं आएंगे, जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक विधानसभा में मजबूती के साथ हम खड़े नहीं होंगे, जब तक राजनीति से ऊपर समाज नीति को रखने वाले लोगों को विधानसभा और संसद भवन में नहीं भेजेंगे, तब तक समाज का कायाकल्प नहीं होने वाला। और हम आज नहीं, फर्स्ट दिन से 30 अगस्त 2017 को जिस दिन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का की नींव रखी गई थी, उसी दिन हमने कहा था कि यह एक सामाजिक संगठन है, समाज के हितों के लिए जब तक इसका अस्तित्व बचेगा यह काम करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि समाज को अगर उनका वास्तविक हक देना है, अधिकार दिलाना है, तो हमें राजनीति में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। समाज की अगर अपेक्षा होगी, समाज का अगर आदेश होगा, तो राजनीतिक विकल्प भी भविष्य में दिए जाएंगे। आपको क्या पता समाज की क्या अपेक्षा है? आप घूमिएगा तब तो, जमीन पर घूमिएगा तब तो। इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के चल जाइएगा कि बीबी का फोन आ रहा है, मैडम का, तो समाज की अपेक्षा पता चलेगा आपको। 10 बार तो उदाहरण मेरे सामने हुआ है। इंपॉर्टेंट मीटिंग है, छोड़ के चले गए, मैडम का फोन आ रहा है। वाह, आप क्रांतिकारी हैं जी। समाज से ज्यादा प्यारा हो गया। 17 साल हमें भी शादी करे हुए हो गया, 2 बच्चे हैं, हमारे माँ बाप भी हैं, लेकिन हमने समाज से बढ़कर कभी परिवार को नहीं माना। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान दीजिए और एक भी उदाहरण ऐसा पेश कर दीजिए फालतू का। सोशल मीडिया पर बकवासबाजी करने से कुछ नहीं होता। आप एक भी सबूत लाकर पेश कर दीजिए कि हमने समाज के साथ गद्दारी किया है, हमने संगठन के साथ गद्दारी किया है। मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूं, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा। इतने लोगों के सामने कह रहा हूं कि मैं आज से गुमनाम की जिंदगी जीना शुरू कर दूंगा। किसी को पता भी नहीं होगा आशुतोष कहाँ है। जितना मान सम्मान मुझे चाहिए था, जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी, उतना हमने पा लिया। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। खरबपति बनकर भी मैं इतना सम्मान नहीं पाता जितना पाया। लेकिन जानते हैं क्यों पाया? लाख लोग विरोध करते रहे, हमने कभी किसी का पलट कर विरोध नहीं, कभी किसी की शिकायत नहीं की। हम अपने धुन में लगे रहे, अपना काम करते रहे। अन्यथा आपको उदाहरण दूंगा, ये सोशल प्लेटफॉर्म है, दूसरी जातियों के भी लोग देखते हैं, सुनते हैं। जितना नुकसान हमें आज तक भूमिहारों ने दिया है, शायद धरती पर कभी मैं जन्म ले लूं, कोई दूसरा जाति में नुकसान नहीं दे सकता। एक मेरे नजदीक से जानने वाले लोग भी हो सकता है अभी लाइव मुझे सुन रहे होंगे, वो सभी जानते हैं कि हमने आज तक क्या क्या नुकसान झेला है, क्या नहीं नुकसान झेलना पड़ा मुझे।
एक बात है, मैं आप सबको कहना चाहूँगा, हमारे जो भी साथी हैं, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के अभद्र टिप्पणी से बचे। आप देखिए, आप मेरा एक निवेदन एक्सेप्ट कीजिए, मानिए, मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर आप सबों से आग्रह है, जो संगठन से जुड़े हैं या नहीं हैं, समाज से अगर हैं तो आपसे आग्रह है कि ये आप अगर अपने आप किसी संगठन से जुड़े हैं या नाम के आगे भी भूमिहार के लोग लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, शर्मा लगाते हैं, राय लगाते हैं, सिंह लगाते हैं, ठाकुर लगाते हैं, तिवारी, पांडे, शुक्ला लगाते हैं, तो आपके तरफ से आपके आईडी से अगर किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी की जाती है तो केवल आपकी बदनामी नहीं होती, वो पूरा कौम का बदनामी होता है, पूरे समाज की बदनामी होती है। और इसमें दूसरे समाज वालों के जहन में ये एक नेगेटिव भाव पैदा होता है कि यार ये कैसा समाज है, आपस में गाली गलौज करता है। जिसे जो करना है करने दीजिए। सबसे बड़ा मंत्र है इग्नोर कीजिए, इग्नोर कर दीजिएगा, खुद ही घुट घुट कर मर जाएगा। जब भाव देना आप बंद कर देंगे, जब तक आप भाव देता रहेंगे, ये लोग भाव क्यों खोजते हैं और ये लोग विरोध क्यों करते हैं, आज तक आपने सोचा? हमने जब विचार शुरू किया तो हमें लगा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है अस्तित्व से, इनकी पहचान जुड़ी हुई है इस संगठन से, इनका पहचान जुड़ा हुआ है अस्तित्व से, और इनको वही लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर जो हमें जानते हैं, जो संगठन को जानते हैं। तो जब ये हमसे नहीं, ये हमारे से संबंधित पोस्ट नहीं डालेंगे या संगठन से संबंधित नहीं डालेंगे, चाहे समर्थन में या विरोध में, तो लोग इनको कैसे जानते रहेंगे? कुछ दिन के बाद तो भूल जाएंगे, क्योंकि इनकी एक्टिविटी तो बंद होगी। भैया, दरवाज़ा हमने खोल कर रखा है। कई ऐसे साथी हैं जो 6 महीने पहले चले गए, आपके जैसे लोगों, अति बुद्धिजीवियों की वजह से। क्योंकि आप क्या करते हैं, एक एक आदमी को रोज़ 1 घंटा टारगेट करेंगे, 5 आदमी को रोज़ 1-1 घंटा फ़ोन पे टाइम देंगे। मेरे पास टाइम नहीं इतना कि आप लोगों को तोड़ते रहें और हम समझाते नहीं भैया वो गलत है, हम ही सही हैं, हम सबूत देते रहें। सॉरी, मेरे पास टाइम इतना नहीं है। और हम अपने ही लोगों को समझाते रहें और उनको बार बार सफाई देते रहें तो नए लोगों की समस्याओं को कौन सुनेगा, उनको कौन जुड़े? लेकिन कई लोग बहकावे में चले जाते हैं, 6 महीने, 3 महीने, साल भर के बाद उनको रियलाइज होता है यार हमने तो गलत कर दिया उसके बहकावे में आकर। और जैसे ही कोई थोड़ा सा सोशल मीडिया पर लिख दिया, इशारा कर दिया कि बस देखिए, जितने भी विरोधी थे उनके कल तक वो सारे के सारे शुभचिंतक बन जाएंगे, उनके पास फ़ोन जाना, मैसेज जाना, उनके पोस्ट पे कमेंट जाना शुरू हो जाता है। अब वो और आग में घी डालते हैं। तो हम वहाँ पर अपने आप को चुप कर लेना ही उचित समझते हैं। और जब 6 महीने, साल भर के बाद ये रियलाइज़ होता है कि हमने तो गलत किया, तो फिर भाई चूँकि जाति तो बड़ा स्वाभिमानी है, फिर बड़ा शर्म भी लगता है कि जिसके खिलाफ हमने अनाप शनाप लिखा, अब उसके साथ कैसे जाऊँ। लेकिन बातें होने लगती हैं। लगभग जो भी लोग संगठन छोड़कर गए, एक इक्के दुक्के को छोड़कर शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हमारी फ़ोन पर बात नहीं होती, या जो फ़ोन नहीं करते, मैसेज नहीं करते, सबसे बात होती है। इक्के दुक्के जो छोड़कर जो गए हैं उनसे बात नहीं होती, बाकी लगभग लोगों से होती है। हम चूंकि किसी के प्रति अपने मन में द्वेष नहीं रखते, कोई ऐसी जलन की भावना नहीं रखते। और देखिए होता क्या कि आप किसी के प्रति मन में द्वेष पालिए, तो अगर आप बड़े से द्वेष करते हैं, अगर आप अपने से बड़ा, चाहे किसी भी रूप में, धन में, बल में, उम्र में, बुद्धि में, आप अपने से बड़े के साथ अगर द्वेष करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। बड़े के प्रति अगर द्वेष मन में पालते हैं और अपने से छोटे के प्रति अगर मन में द्वेष पालते हैं तो आपकी विजय तो हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से आपके प्रतिष्ठा में हानि पहुंचेगी, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। इसलिए द्वेष करना हमने सीखा ही नहीं है और द्वेष करना उचित भी नहीं है। कई साथियों का सवाल है, निर्णय तक नहीं पहुंचाते। भैया, हम सरकार नहीं ना, हमारा काम है आवाज़ उठाना। कल तक जिस चीज़ को, जिस बात को आप नहीं जानते थे, दिल्ली बैठे कम से कम जान तो जाते हैं ना कि समाज के साथ ऐसी घटना घटी है। और हमारे जैसे या और भी संगठन के जो लोग, और भी बहुत सारे संगठन, केवल मैं नहीं, और भी कई साथी हैं जो आवाज़ उठाते हैं, तो आप तक तो कम से कम आवाज़ पहुंच जाती है ना। कम से कम 1 करोड़ भूमिहारों तक, 1 करोड़ बिहार के ब्राह्मणों तक तो पहुंच जाती है। तो कम से कम 2 करोड़ समाज के 2 करोड़ लोगों को समस्या से अवगत तो कराते हैं। हम सरकार में तो नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं है, हम प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं कि सारी समस्याओं का हल कर दें, हम जज तो नहीं, न्यायालय तो हमारे आदेश से नहीं चलता।
बहुत सारी ऐसी घटना है, कितनी बार दोहराया जाए। चाहे वो बंदवार की घटना हो, महेश्वर की घटना हो, बेटा के बगल में भी नेवरी की जो घटना आप लोग देख रहे होंगे, ये सब आउटपुट है। उसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं घटी। वहाँ के ग्रामीण लोग कह रहे थे कि हम आपको सम्मान के लिए बुलाना चाहते हैं गाँव में। बोले भैया इसकी ज़रूरत नहीं, आशीर्वाद दीजिए। जमुई सिकंदरा की घटना हो, डीएसपी से बात करके, लॉकडाउन की स्थिति में भी घर से एसपी से बात करके, डीएसपी से बात करके, फोर्थविथ वहाँ पे पुलिस के कैंप लगवाई गई। तो इस तरह के बहुत सारी ऐसी घटना है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं। और हम चाहते हैं कि कोई मामला हो, मेरा नाम आ जाए, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए, हम लाठियां खा लें, लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं कोई नुकसान, हमारे संगठन के साथियों को कोई नुकसान ना हो। पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली घटना याद है ना, आप भी थे उसमें। और वो डीसीपी राणा जब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जब इंट्रोगेशन के लिए हम गए थे, उसमें बार बार आप ही के वीडियो की तरफ इशारा करके पूछ रहे थे ये कौन है। मन संचालन आप ही कर रहे थे। हम चाहते तो आपका भी नाम दे सकते थे। ये तो होता ही है भूमिहारों में कि भाई हम फंसे तो तू भी चला, दे सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि आप नौकरी पैसे वाले लोग हैं, आपका वीज़ा रद्द हो जाएगा। आप ऐसा कोर्स करते हैं, ऐसी जॉब करते हैं, इंडिया में जॉब भी नहीं आपके लिए कोई मिलेगा। इंडिया में तो आप भूखे मर जाएंगे। आपके पेट पर हम लात नहीं मार सकते। सामने से बात कीजिए ना यार, सामने से। हो सकता है 2 अक्षर आप ज़्यादा पढ़े हो हमसे, लेकिन तजुर्बा हमसे ज़्यादा नहीं लिया, जमीनी अनुभव हमसे ज़्यादा नहीं, समाज को हमसे ज़्यादा नज़दीक से नहीं पढ़ा आपने, युवाओं की समस्याओं को हमसे नज़दीक नहीं देखा आपने। सामने से बात कीजिए, आपके हर एक सवालों का जवाब। फेसबुक से बतियाइएगा तो वो जवाब नहीं मिलेगा आपको बार बार, काम से फुर्सत नहीं, और आपकी तरह हम सोशल मीडिया पर ये नौटंकी नहीं करना चाहते। जो भी लोग हैं, और भी कई लोग हैं, नाराज़गी की सबकी अपनी अपनी अलग अलग वजह होती है। फरीदाबाद से एक बलराम भाई नाराज़ हो गए, उनके भाई को SC/ST एक्ट में फंसा दिया गया। लॉकडाउन की स्थिति थी, हम वहाँ पहुँच नहीं सके। हमने बात करी थाना प्रभारी से, थाना प्रभारी भी वहाँ दलित नहीं बात माने। भैया मेरे बस की बात नहीं है ना कि आपने कह दिया, हमने फ़ोन किया, नहीं हो पाया, तो आप सोशल मीडिया पर अब उल्टा पुल्टा लिखो, आप विरोध करना शुरू कर दो। ये हद है यार। शेखपुरा के एक भाई साहब थे, ऐसे ही नाराज़ हो गए, उनके साले साहब को किसी ने फंसा दिया NTPC थाने में FIR। नहीं हो पाया। जहाँ नहीं हो पाता है मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। और बहुत सारा ऐसा ही मामला होता है कि हम फ़ोन कर देते हैं और तुरंत अगला पदाधिकारी सुन लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पदाधिकारी नहीं सुनते तो भाई जोर जबरदस्ती तो नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हाँ, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर बहुत गलत हुआ, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में उसको भी नहीं तोड़ सकते हम, उस कंडीशन को भी। ये छोटी मोटी बातों को लेकर नाराज होना, सोशल मीडिया पर लिख देना, इस बचपने से आप बाहर आइए। नुकसान आशुतोष का नहीं कर रहे आप। आशुतोष की जितनी पहचान बननी थी बन गई। अब इस पहचान से रिमूव नहीं कर सकते, आपके पास इरेजर नहीं है जो मिटा दीजिएगा। आशुतोष को अब नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान समाज को निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत से जो समाज संगठित हुआ है ना। आज तक सुना था आपने कि अपने जेब से पैसा खर्च करके लाखों की संख्या में ये समाज इकट्ठा हुआ। और ये जो समाज का एक उम्मीद जो आपके संगठन की तरफ आप सबों के बदौलत, आप जो आज विरोध कर रहे हैं ना, आपके बदौलत भी यार, क्रेडिट मैं नहीं ले रहा, आपके बदौलत भी हुआ। आपका छोटा सा भी योगदान है तो बहुत बड़ा योगदान है। और कई साथी तो वर्षों तक संघर्ष किए। आपकी कुछ ऐसी समस्या है तो क्या, कौन सी ऐसी समस्या होगी जिसका निराकरण बैठ कर नहीं हो सकता? आपकी समस्या थी, 11 सवाल आपके मन में थे, दर्जनों पदाधिकारियों के सामने आपके बाहर हो, आपसे हंसकर पूछा कि और भी है क्या भाई सवाल? आपने हंसकर ही कहा कि नहीं भैया अब कोई नहीं। गला भी मिले। सब लोग जानते हैं, दर्जनों पदाधिकारी सुन रहे होंगे जो वहाँ उपस्थित थे, हंस रहे होंगे मेरी बात। क्या आप इस बात को नहीं जानते? तो ऐसी कौन सी समस्या थी जो सामने बैठकर आप नहीं सॉल्व कर सकते और फेसबुक सॉल्व करेगा? ये और जो भी साथी लगातार जो कभी लाइव आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहे हैं, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी राजनेता का
खास करके ब्राह्मण और भूमिहार समाज के नेताओं का, सवर्ण समाज के नेताओं का, ये आप लिख लीजिए कि हम विरोधी नहीं हैं। हाँ, हम सवाल उनसे करते हैं, सवाल उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हमारे समाज ने आज तक वोट आपको दिया है समाज के नाम पर, तो भाई हम सवाल किससे करने जाएंगे? रामविलास से करेंगे क्या? लालू को हम वोट नहीं देते, हम लालू से सवाल करेंगे? हम वोट देते हैं गिरिराज बाबू को, हम वोट देते हैं सूरज भान जी को, हम वोट देते हैं अनंत सिंह जी को, हम वोट देते हैं जो भी XYZ हो उनको, तो हम सवाल किससे करेंगे? लेकिन सवाल करने का मतलब ये नहीं कि अगर बेटा अपने बाप से कुछ पूछ रहा है या अपनी आवाज उठा रहा है तो इसका मतलब बाप बेटा का दुश्मन हो गया और बेटा बाप का दुश्मन हो गया। ऐसा नहीं। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, 40 सीट आरक्षित है, 203 सीटें अनरिजर्व है। अगर आपके जहन में कोई सवाल चल भी रहा हो, कोई फितूर बैठा हो, कोई गलतफहमी बैठी हो कि आशुतोष को विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो भैया मान लेते हैं अगर आपकी बात को भी कि आशुतोष को अगर विधायक ही बनना हुआ तो 243 में से 40 आरक्षित हैं, 203 विधानसभा सीट अनरिजर्व हैं, जहां से कहीं एक ही सीट से तो आशुतोष विधायक बनेगा। बाकी 202 सीटें तो खाली हैं। उस पर हम समर्थन किसको देंगे? किसको देंगे? क्या वहां हम समर्थन तेजस्वी को देंगे? क्या वहां नीतीश के जात वालों को देंगे? क्या हम जीतन राम मांझी के जात वालों को देंगे वहां समर्थन? वहां समर्थन किसी न किसी भूमिहार को, ब्राह्मण को, राजपूत को, कायस्थ को, शेख सैयद पठान को, यानी किसी सवर्ण को ही देंगे। हमारी कोशिश है कि जैसे श्री बाबू के कार्यकाल में या 40-45 साल पहले बिहार विधानसभा में 25-26 ब्राह्मण और 53-54 भूमिहार विधायक हुआ करते थे, वापस वो स्थिति बिहार में लाइए। और जब इतने विधानसभा में भेजने हैं समाज के लोगों को, ये कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आएंगे, ये कहीं से एकाएक पैदा नहीं ले लेंगे, ये अपने ही समाज के नेता पहुंचेंगे। और उसमें बहुत ऐसे हैं, अपनी अपनी लोग जमीन तैयार करें। और मैं आज विश्वास के साथ कहता हूं कि आप समाज के प्रति, केवल हम ये नहीं कह रहे हैं आपकी, अगर आपके जहन में अगर डर है कि हम समाज की बात करेंगे दूसरे समाज वाले हमें नकार देंगे, तो आप मत कीजिए खुलेआम, लेकिन यहाँ थोड़ा स्थान रखिए। आप मेरा समर्थन बेशक मत कीजिए, लेकिन विरोध मत कीजिए। यह आशुतोष आज आपसे वादा करता है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो विगत चुनाव में रिजल्ट आया है, 17 भूमिहार और 11 ब्राह्मण, इसके बदले में आपका केवल आशीर्वाद समर्थन रहेगा। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसका दोगुना रिजल्ट में लाकर दिखाऊंगा। आप समर्थन दीजिए। सवर्ण समाज के अन्य वर्गों से भी हम अपील करते हैं, अन्य जातियों से भी, चाहे राजपूत समाज के लोग हों, कायस्थ हों, शेख सैयद पठान हो, आप वादा अगर करें, आप अगर सहयोग करें, आप अगर समर्थन दें, तो यह बेटा आपके लिए सवर्ण आयोग का पुनर्गठन करवाएगा और उसे संवैधानिक दर्जा दिलवा कर रहेगा। यह आपसे वादा करता है। हमारे भाइयों को कंपटीशन के एग्जाम्स में उम्र सीमा में छूट दिलवा कर रहेगा। यह आपसे वादा करता है। जो भी आपका अधिकार बनता है, जो भी आपका हक बनता है, वो हक आपको दिलवाएगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा, आपके हक व हकूक की आवाज बनेगा। ये आपसे वादा करता है। बहुत सारे लोगों की कई तरीके का ये षड्यंत्र रचा जाता है, आपको समझना होगा। कई लोग, जैसे कई मैक्सिमम लोग जो जुड़े हुए हैं, क्या दिल से जुड़े रहते हैं। अब विरोधियों को लगता है कि भाई अगर आशुतोष का सीधा हमने विरोध किया या शिकायत किया तो ये पहले ही भड़क जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो षड्यंत्र रचते हैं कि आशुतोष का विरोध न करके उसके आसपास या जो उसके नज़दीकी हैं या जो उसका सबसे ज़्यादा उसका काम देखता हो, जो उसके काम के बोझ को हल्का करता हो, या जो उसका सहयोगी हो, उसका विरोध करो। और आप इस तरह से लोगों के दिमाग में डालो
कि ये उसी की सुनता है और वो नहीं चाहता कि कोई और आगे बढ़े। विशेष खासकर अंकित चंद्रायन जी को लेकर, जो संगठन कोषाध्यक्ष हैं, उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिला है। 8 साल तक लगातार वो आरएसएस में काम किए। काम करने का बहुत जुनून है, बड़ा तरीका है उनके पास, उसका लाभ मिला है संगठन को। कैसे छोड़ दें? ईमानदार है संगठन के प्रति, समाज के प्रति। तो लोग उनके खिलाफ भड़काते हैं कि उनके खिलाफ भड़को। वो जो कहते हैं वही छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना। जब एक रस्सी के आने जाने से एक पत्थर पर निशान पड़ जाता है, तो एक ही इंसान के दिमाग में आप 100 बार एक झूठ को भी आप कहेंगे तो वो सच मानना शुरू कर देगा। और यही हो रहा है। सुनियोजित तरीके से कुछ कुछ लोगों को टारगेट करके उनको लगातार उनकी माइंड वॉश कराई जाती है। फोन कराया जा रहा है, गाजियाबाद से इस्तीफा दे दीजिए, और फलाना आदमी 20 आदमी का नाम लिख दिया, डाल दिया। अरे बेवकूफ, गाजियाबाद में बंदी कराने लोग गुड़गांव से 20 4 व्हीलर लेकर जाते हैं। आज तक पता ही नहीं तुम्हारे पदाधिकारी कौन है और नहीं है, और रिजाइन के टाइम में 20 नाम आ गए। आज तक एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता नहीं बनाया, और रिजाइन देने के लिए 20 आ गए सोशल मीडिया पर। तो ये सारी समस्या, ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, बचने की जरूरत है। कुछ नालायक हैं जो नीचता की पराकाष्ठा हद को पार कर जाते हैं, हमारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ते। कभी भाई के नाम पर ऑडियो वायरल होता है, कल के डेट में मेरे पिताजी के भी नाम पे ऑडियो वायरल हो सकता है कि उनके पिताजी का ऑडियो है। कभी पिताजी पर आरोप लगाया जाता है, गांव से भगा दिए गए। गांव, आप मेरे गांव में प्रतिष्ठा जाकर पता कर लीजिए। हम विदेश के नहीं है, अमेरिका से नहीं आ गए बिहार में राजनीति करने के लिए। बिहार के अरवल जिला के मेहंदिया थाना के राजखरसा गांव है मेरा। बड़े बुजुर्ग भी बड़े अदब के साथ हमारे पिताजी का नाम लेते हैं। आपको उनके संस्कार से पता चल जाएगा। पिछले 40 वर्षों से आप जैसे मूर्खों को ज्ञान ही बांट रहे हैं, आप जैसे बेवकूफों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, मॉरिशस तक जाकर सनातन और हिंदुत्व का प्रचार किए अपने दम पर। कोई विरासत में नहीं मिला, और आप उस व्यक्ति पर लांछन लगाते। मेरे गांव जाकर पता कीजिए हमारे परिवार वालों की क्या प्रतिष्ठा है। वहां के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, आपको बताएंगे लोग। व्यक्ति विशेष पर टीका टिप्पणी ठीक है, परिवार पर टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं, अगर आप इसमें हमें गलत साबित कीजिएगा तो मैं गलत कहलाने के लिए तैयार हूं। परिवार पर टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जिस भाषा में समझना चाहेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा, और हम सक्षम हैं कि आपको रोड पर ला सकते हैं। हम सक्षम हैं आपके पूरे परिवार को, आने वाली नस्लों को तबाह कर सकते हैं। अब तक नहीं करना चाहते थे क्योंकि हाथ लगाने में बड़ी तकलीफ होती थी अपने ही समाज के। लेकिन अब साम दाम दंड, कल बल और छल अपनाएंगे, और इतना घसीटेंगे कि जब जब पुरवैया बहेगा तब तक याद रहेगा। हर एक तरीके से जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हमने समाज को संगठित करने का अगर प्रण लिया है तो अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगा कर नहीं, अपने माँ बाप को गाली सुनवा कर नहीं। इसके लिए मुझे किसी भी हद को पार करना होगा तो हम करेंगे। और इसे आप चेतावनी समझिए या मेरा निवेदन समझिए। पहली बार इस लहजे में अपने ही समाज के कुछ लफंगों के लिए ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो भी सोर्स मेरे पास होंगे लगा देंगे आपके लिए। फिर आपके माँ बाप या खानदान का कोई भी आ जाएगा पैर पकड़ने, तो हम इतना जिद्दी हैं, हम मानने वाले नहीं फिर। इसलिए हम अपने धुन में लगे हुए हैं, छेड़िए मत, काम करने दीजिए, काम कीजिए। आपको हम मना नहीं करेंगे, रोकेंगे भी नहीं, सहयोग करेंगे जितना बन पाएगा।
और हो सकता है कि आपके भीतर इतनी क्षमता हो कि आप हमसे लंबी लकीर खींच दें। हो सकता है आपके भीतर इतनी क्षमता हो कि आप हमसे आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो तब होगा जब जलन की भावना को छोड़कर और प्रतिस्पर्धा की भावना आप अपने भीतर लाएंगे, कंपटीशन का भाव अपने भीतर लाएंगे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं कुछ वजहों से मैं आप सबों के बीच में आज लाइव आया। बहुत सारी बातें थी, लोगों का सवाल था, कुछ अगर ज़्यादा बोल दिया हूँ तो इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारे भी दिल में जो दर्द था, जो कुछ कहना चाहते थे आप सबों से, वो हमें लगा कि हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए। और आप सबों का सहयोग इसी प्रकार हमें प्राप्त होता रहेगा। हमें कदापि ये चिंता नहीं है कि कौन क्या सोचता है। हम इससे बड़ा किसी भी कोर्ट को नहीं मानते। इससे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं होता है खुद के लिए जजमेंट करने के लिए कि आप कितने ईमानदार हैं स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, संगठन के प्रति। और अगर आप यहाँ से ईमानदार हैं तो आपको किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। आप सभी साथी लगातार बने रहे। फिर एक बार हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसको शेयर कीजिए, चूँकि ये मेरा नया पेज भी है और इससे बहुत सारे साथी जुड़ेंगे भी, और उन लोगों तक भी ये संदेश पहुँचेगा जो हमें विरोधी मान बैठे हैं कि आप हमारे विरोधी नहीं हैं। अगर मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे लाख प्रयत्नों के बावजूद भी अगर अब तक हमने आपका दिल नहीं जीत पाया तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिशों में कमी है। और आप विरोध में मेरी जान ही क्यों ना ले लें, फिर भी मेरी जो आत्मा है ना वो समाज के लिए ही तड़पेगी। और मैं मरते दम तक ये प्रयास में रहूँगा कि मैं आपके दिल को जीत पाऊँ, आपको अपना बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।